रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो डिस्कवर हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब पता चल गया तो जे थॉमसन ने उन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल को लेकर अपना एटॉमिक मॉडल भी दे दिया, रदरफोर्ड ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो ये सोच रहे थे कि हीलियम हमें पता है, हाइड्रोजन हमें पता है, बहुत सारे उस समय एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे ना। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं, जो हमारी नोटबुक डिज़ाइन होती है, तो हम उन सारे एक्सपेरिमेंट को इतना डिटेल में तो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब कोई डिस्कवरी होती है तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा फेलियर होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद उस समय के जो साइंटिस्ट हैं वो ये सब इन एक्सपेरिमेंट पर लगे थे या इन सब बातों को सोचने में लगे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी क्या कोई फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है क्या। और उन्हें इस बात का जो ये अंदाज़ा सा लग रहा था या कुछ ऐसा लग रहा था कि उसकी पॉसिबिलिटी लग रही थी किसी और फंडामेंटल पार्टिकल की, वो तब उनको ज़्यादा सही लगने लगी जब उन्होंने कंपेयरिंग की हीलियम और हाइड्रोजन के आपस के एटॉमिक मास की। क्योंकि रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, मींस न्यूक्लियस में ज़्यादा रहता है। और पूरे एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। इसका मींस क्या हुआ कि न्यूक्लियस में जो मास है वो पूरे एटम का मास है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद उस समय के साइंटिस्ट ने इस बात पर ध्यान देना स्टार्ट किया कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, क्या ऐसे कोई और भी फंडामेंटल पार्टिकल एटम में हो सकते हैं क्या। इसके लिए उन्होंने उस समय जो एलिमेंट पता थे उनके आपस में एटॉमिक मास कंपेयर करने स्टार्ट किए। हीलियम का जो एटॉमिक मास उस समय पता था वो था 4 AMU, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास वो कितना था 1 AMU। उस समय ये भी पता था कि इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, हीलियम में 2, और हाइड्रोजन में कितने होते हैं 1। ठीक। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो पूरे एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, मींस न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, ओनली प्रोटॉन, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। अब के अकॉर्डिंग बात नहीं चल रही है। रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटॉन हैं उनका मास ही तो पूरे एटम का मास है। दोनों बातें रदरफोर्ड बोल रहे हैं ना कि पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन का मास है वो पूरे एटम का मास है। अब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसका मास 1 AMU है। अगर हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं तो इसका जो एटॉमिक मास होना चाहिए, हीलियम का जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो 2 हाइड्रोजन एटम के इक्वल होना चाहिए ना। ऐसे समझो कि हीलियम का एटॉमिक मास 2 हाइड्रोजन एटम के इक्वल होना चाहिए। आप ये दिमाग से सोचो ही नहीं कि 4 AMU होता है, ये सोचो ही नहीं कि 4 AMU होता है। बस आप ये सोचो कि आपने एक तरफ तो रख दिया है हीलियम एटम और दूसरी तरफ रख दिए हैं 2 हाइड्रोजन एटम, और आप तराजू से तोल रहे हैं उन्हें, ऐसा सोचो। तो एक हीलियम एटम का वेट 2 हाइड्रोजन एटम के वेट के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो इक्वल नहीं आ रहा था। इक्वल क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इधर 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन। तो इसमें कितना प्रोटॉन होने चाहिए, 2 प्रोटॉन होने चाहिए, और होते ही हैं, लिखा है मैंने 2 प्रोटॉन। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता कितना है 4 AMU। अब तो बात समझ में आ रही है। इसका एटॉमिक मास इसके 1 प्रोटॉन के साथ 1 AMU ठीक है। इसका एटॉमिक मास 1 प्रोटॉन होता है तो 1 AMU ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 2 AMU। लेकिन हीलियम में प्रोटॉन तो 2 हैं लेकिन एटॉमिक मास तो 4 AMU है, तो इनका मास तो कम रह जाएगा ना।
माने इसका मास ज़्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि यार 2 हाइड्रोजन एटम, जब 2mu है इधर 4mu है, तो 2 हाइड्रोजन एटम और ऐड करने पड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन एटम इन्होंने इसमें और ऐड कर दिए। तो अगर 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं तो इसका मतलब 1 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन और ऐड कर लिया हमने, इसका मतलब ये हुआ। तो प्रोटॉन टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन इधर प्रोटॉन तो 2 ही रहने चाहिए, क्योंकि हीलियम में प्रोटॉन तो 2 ही होते हैं। लेकिन उन्होंने अब क्या देखा कि मास इक्वल ज़रूर हो जा रहा है, क्योंकि 1 AMU इसका और 1 AMU इसका। अब इसमें ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा? 4 AMU। अब आ रहा ना इक्वल 4 AMU। तो उस समय साइंटिस्ट ये दिमाग लगा रहे हैं कि यार अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम और ऐड कर रहे हैं तो एटॉमिक मास तो फिर 4 हाइड्रोजन एटम का हीलियम के 1 एटम के बराबर हो जा रहा है, लेकिन प्रोटॉन तो 4 हो जा रहे हैं। अब हीलियम में प्रोटॉन 4 है नहीं, हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2 ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम हम ऐड कर रहे हैं उनका जो मास है वो हीलियम के मास को तो इक्वल कर दे रहा है, लेकिन प्रोटॉन जो बढ़ रहे हैं वो प्रोटॉन नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है? कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल हैं। माने वो जो पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं उस समय के साइंटिस्ट, वो ये पता लगा पा रहे हैं, या उनको ऐसा माइंड में आ रहा है कि जो मास इक्वल हो रहा है ये 1 AMU ये प्रोटॉन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि उधर फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 ही हैं, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 हो जा रहा है। तो ये जो 1 AMU मास है, कोई एक ऐसा पार्टिकल है वहाँ जिसका मास तो प्रोटॉन के जैसा है, ठीक? तो प्रोटॉन के मास जैसा ही है, तब जाके होगा। तो मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कोई ना कोई फिर फंडामेंटल पार्टिकल वहाँ प्रेजेंस है, और इस बात को पता करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए कि कौन है फिर, कि प्रोटॉन के जैसा मास रखने वाला कौन पार्टिकल ऐसा है। तो इसमें 1932 में जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट हैं, आपको अब पता तो है ही पहले से हमें कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? जेम्स चैडविक को जाता है। उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें ही वो क्रेडिट जाता है। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट था, ये बात आपको समझ में आई ना? मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय साइंटिस्ट को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो आइडिया है वो आया ही कहाँ से होगा। और इसकी बात अगर हम करें ना, देखो थोड़ा सा और एग्जांपल से बता देता हूँ। लिथियम उस समय नॉन एलिमेंट था, पता था लिथियम। तो लिथियम में जो प्रोटॉन होते हैं वो 3 होते हैं। तो एटॉमिक मास कितना होना चाहिए इसका? यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास लिथियम का कितना होना चाहिए? 3 AMU, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि न्यूक्लियस में ही मास होता है पूरे एटम का, और न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन होते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता कितना है? रियल एटॉमिक मास होता कितना है? 7 AMU। ऐसे समझ में आएगा आपको। बेरिलियम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होते हैं? 4। एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AMU, मतलब होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, या उस समय जो जितनी डिस्कवरी हुई थी। तो बेरिलियम का अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 हैं तो एटॉमिक मास कितना चाहिए होना चाहिए? 4 AMU। लेकिन एक्चुअल में होता कितना है? 9 AMU। अब आप एक बात सोचो कि 3 प्रोटॉन पर 3 AMU होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 7। तो वो तो सीधे सीधे भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें कोई और मास वाले पार्टिकल प्रेजेंट हैं जिनका खुद का एटॉमिक मास कैसा है, जिनका खुद का मास कैसा है? प्रोटॉन के जैसा। वो ये बात कंफर्म कर रही है, क्योंकि 2 प्रोटॉन ऐड करने पर मास हीलियम के इक्वल नहीं हो रहा, प्रोटॉन इक्वल हो जा रहे हैं। 2 हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन 2, हीलियम के 1 एटम के प्रोटॉन 2। तो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जब उनको तोल रहे हैं, ऐसा समझ लो हीलियम के साथ, तो मास में तो वो दोनों हाइड्रोजन एटम कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं दोनों के। तो हम उसके मास को इक्वल करने के लिए उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और रख दे रहे हैं हाइड्रोजन वाली साइड। तो मास तो अब इक्वल हो जा रहा है 4 AMU, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो बढ़ जा रहे हैं। उधर 4 प्रोटॉन हो गए हैं, इधर प्रोटॉन 2 रह गए हैं।
तो प्रोटॉन 2 करने हैं, तो इसका मतलब वो बाद वाले जो हाइड्रोजन एटम है, हम ये ऐसा एक आइडिया उस समय साइंटिस्ट को आ रहा होगा कि यार ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन के जैसे कोई फंडामेंटल पार्टिकल की पॉसिबिलिटी है जिनके एटॉमिक मास प्रोटॉन के जैसे होने चाहिए। तो अगर ये कुछ और हों, ऐसा सोचो, क्योंकि पता तो है कि न्यूट्रॉन है, अब तो पता ही है हमें, उस समय नहीं बताओ। तो अगर ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हों तो प्रोटॉन तो फिर 2 ही होंगे, तो 2 प्रोटॉन होंगे, तो फिर ये वाले क्या होंगे, उसमें न्यूट्रॉन काउंट होने चाहिए। आ गया बात समझ में? तो यहाँ से 3 प्रोटॉन 3 AMU मास होना चाहिए, लेकिन होता 7 है। तो इसका मतलब प्रोटॉन के अलावा उसमें कोई फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने भी अल्फा रेज ली, ये अल्फा रेज सोर्स है जहाँ से अल्फा रे हमको मिलेंगी, अल्फा रेज हमें मिलेंगी। तो अल्फा रेज उन्होंने स्ट्राइक कराई, उन्होंने 2-3 मेटल पर इस एक्सपेरिमेंट को किया था, बेरिलियम, बोरॉन, इस टाइप से जो मेटल लाइट वेट मेटल थी ना, उस पर यूज़ किया। तो नॉर्मली इसको बेरिलियम के लिए कहते हैं कि बेरिलियम पर किया उन्होंने। तो बेरिलियम की एक सीट ली, थिन सीट है, ये बेरिलियम की सीट है, बेरिलियम थिन सीट, और इस पर अल्फा रेज बॉम्बार्ड कराई, मीन्स अल्फा रेज को टकराया इस पर, ये अल्फा रेज है। तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर उन्होंने उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगा दिया। अब डिटेक्टर का मतलब इस बात से है कि जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, डिटेक्टर वर्ड ही नहीं लिख रहे हैं, हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर लिख रहे हैं ना तो इलेक्ट्रिक से तुम्हें एक आइडिया रहेगा, और एक लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और लिख दे रहे हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये कुछ भी पॉसिबल है। डिटेक्टर मतलब समझ गया ना, पहचान करने वाला। अब हम जो भी यहाँ से निकलने वाला है उसकी पहचान करने के लिए जो करना पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़े, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़े, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगानी पड़े। तो जो अल्फा रे जब इस पर स्ट्राइक कराई बेरिलियम की थिन सीट पर, तो यहाँ से कुछ रेडिएशन बाहर आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर से भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन उनको अपने उस डिटेक्टर की हेल्प से ये बात ज़रूर पता चल रही थी कि कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर आ रहा है। ठीक, उस रेडिएशन को बाद में ना गामा रेज कहा उन्होंने, ये गामा रेज हैं। इन रेज को उन्होंने स्टडी किया कि इनको और कैसे डिटेक्ट करें, तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा चेंज और किया। अब उन्होंने क्या काम किया, इस डिटेक्टर को हटाया यहाँ से, जिससे वो इस रेज को या जो भी रेडिएशन बाहर निकल रहा था उसको डिटेक्ट करने की बजाय उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर एक मोम की सीट लगा दी, वैक्स। तो अब क्या हो रहा था, ये जो रेडिएशन निकल रहा था ना उस वैक्स से, अब यहाँ पर डिटेक्टर लगाया, और ये डिटेक्टर का मतलब वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखना, या वही फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाना, कुछ भी जैसे हम डिटेक्ट करें उसे। तो अब क्या हो रहा था, ये अल्फा रेज स्ट्राइक हुई बेरिलियम थिन सीट पर, वहाँ से जो रेडिएशन निकला वो रेडिएशन इस पर स्ट्राइक होने लगा, किस पर, मोम पर, वैक्स पर। तो यहाँ से जो पार्टिकल अब निकल के आ रहे हैं, ये रेज फॉर्म में जो पार्टिकल्स आ रहे थे, ये डिटेक्टर में पहचान लिए, ये प्रोटॉन निकले। पता कैसे चला होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो गई होंगी ये रेज, पॉजिटिव रेज होती है ना, जैसे एनोड रेज में हमने देखा था। तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई होंगी और माइनस वाली प्लेट की तरफ ये मूव कर रही होंगी। तो उससे वो ये पता कर रहे होंगे कि यार ये तो प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्टिकल हैं, नेगेटिव की तरफ तभी आ रहे हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई होगी तो वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, चार्ज पार्टिकल हैं तो
चमक आ रही होगी। तो अब उन्होंने सोचा यार ये तो प्रोटॉन है, इसका मतलब ये जो आ रहे हैं जिनकी वजह से प्रोटॉन इससे निकल रहे हैं, अब कोई मोम से प्रोटॉन बाहर निकाल दे रहा है तो आप समझिए ना कि उनका मास प्रोटॉन के जैसा ही होना चाहिए ना, या ज़्यादा ही होना चाहिए, कम वाला तो नहीं निकालेगा। कि अगर कोई प्रोटॉन को इसमें से निकाल दे रहा है तो उनका खुद का मास भी कैसा होना चाहिए, इनके जैसा ही होना चाहिए, और या इनसे ज़्यादा होना चाहिए। और एक बात और हाई स्पीड में तो वो रेडिएशन आ ही रहा था। ये डिटेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हो नहीं पा रहा था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ ये कोई बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा था। तो इससे दो बातें पता चल रही हैं कि वो जो पार्टिकल हैं उनका मास तो प्रोटॉन जैसा है, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन आ नहीं रहा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो जो पार्टिकल हैं उनको चैडविक ने कहा वो कौन है, न्यूट्रॉन है। इन रेज में जो पार्टिकल हैं वो कौन है, न्यूट्रॉन है, और उनका जो मास है वो प्रोटॉन के जैसा है। और कितना होता है 1.675 × 10⁻27 kg, और जबकि प्रोटॉन का कितना होता है 1.672 × 10⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, चलो वो यहीं से लिखा है, ये प्रोटॉन का मास है। तो आप देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, वो थर्ड डिजिट में जाके चेंज हो रहा है थोड़ा सा, और न्यूट्रॉन का बल्कि ज़्यादा ही है थोड़ा। इस टाइप से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई अल्फा रेज स्ट्राइक कराने के लिए। और बेरिलियम बोरॉन जो लाइट वेट मेटल थी उनकी थिन शीट ली, बहुत पतली चादर ली, उस पर अल्फा रेज टकरा दी। अल्फा रे टकराने से क्या हुआ, कोई रेडिएशन बाहर आया। वो रेडिएशन डिटेक्टर की हेल्प से उतना ठीक उसको पहचान नहीं पाए वो। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि अब वो जो थिन शीट से बाहर रेडिएशन निकल रहा है उसके सामने एक मोम की शीट रख दी, वैक्स शीट रख दी। अब उन्होंने देखा कि वहाँ से प्रोटॉन निकलने लग गए हैं। तो ये जो रेडिएशन है जब उस मोम से टकरा रहा है तो मोम के जो प्रोटॉन है उनको बाहर निकाल दे रहा है। तो वो जो मोम से जो बाहर निकल रहे हैं वो प्रोटॉन है। इस बात का ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो निकल रहा है मोम से जो बाहर निकल रहा है उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जब पास करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो निगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब वो तो प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन को वैक्स से बाहर निकाल दे रहा है तो खुद वो कैसा है, प्रोटॉन के मास जैसा है, लेकिन खुद वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स वहाँ डेविएशंस वो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है, ज़ीरो है। इसलिए उस रेडिएशन के पार्टिकल को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया, और उसका मास प्रोटॉन के जैसा बोला गया। तो इस टाइप से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इसमें तुम क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि वो वैक्स की ही सीट क्यों ली उन्होंने। जो मोम होता है ना, ऐसा कहते हैं कि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, प्रोटॉन डेंस मीडियम है वो, मीन्स प्रोटॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मोम में प्रोटॉन ज़्यादा है। ये पहले से उनको ऐसा पता था, इसलिए उन्होंने वो वैक्स सीट ली।